हेलो मित्रों, मैं प्रेमलता पासवान एग्जाम प्रेप चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी टीजीटी कॉमर्स एग्जाम 2022-23 कॉमर्स की कुछ बेसिक लेकर उपस्थित हूँ जो बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। आइए शुरू करें। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने लायबिलिटीज क्या होता है और ट्रांजैक्शन क्या होता है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक पे चर्चा की हैं। उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज देखते हैं लाइबिलिटीज के प्रकार क्या होते हैं। लाइबिलिटीज दो प्रकार के होते हैं, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट लाइबिलिटी जो होती है वो 1 साल से अधिक के लिए होती है। जैसे 10 साल के लिए बैंक से लोन ले लिया, यही लोन अगर 1 साल से कम के लिए हो तो करंट लाइबिलिटीज हो जाएगा। और 1 साल से ज़्यादा के लिए जो भी दायित्व होते हैं वो सब नॉन करंट लायबिलिटी कहलाते हैं। और सेकंड होता है करंट लायबिलिटीज। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेस देन 1 ईयर, यानी 1 साल से कम के लिए जो भी हम कर्ज लेते हैं, जो भी हमारे दायित्व होते हैं, वो सब जो है करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आते हैं। किसी से मैंने सामान उधार लिया और उसे पैसा हमें 10 दिन 15 दिन के अंदर देना है, तो ये हो गया करंट लायबिलिटीज। जैसे पास ही के दुकान से हमने कुछ ले लिया और उसका उधार हम थोड़ी ना 1 साल बाद चुकाएंगे, हमें तो 2-4 दिन में देना ही होगा, तो ये होता है हमारा जो करंट लायबिलिटी। ओके। नॉन करंट और करंट लायबिलिटी जो होती है उनको कौन अलग करता है? उनको अलग करता है टाइम पीरियड। कभी कभी लायबिलिटीज को इस प्रकार भी डिफिशिएंट किया जाता है, इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज जो होता है वो बिजनेस के अंदर ही किसी को पैसा देना होता है, उसे जो है इंटरनल लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे ऑनर ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है वो बिजनेस का जो है एक दायित्व हो गया, और जब भी बिजनेस कभी भी बंद होता है तो ऑनर को पैसा लौटाना होगा। इस प्रकार से बिजनेस के अंदर किसी से पैसा जो है बिजनेस में लगाया गया हो तो वह बिजनेस का दायित्व होता है, और वो दायित्व किस प्रकार का होता है? इंटरनल लायबिलिटीज। नेक्स्ट है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। क्या होते हैं? जो पैसा बाहर से लिया जाता हो, जैसे बैंक से लोन लिया गया, फंड ले लिया गया हो, तो इस प्रकार का जो लायबिलिटीज होता है वो होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ओके। अगला है एसेट्स। एसेट्स के 3 प्रकार होते हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट और फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करंट एसेट जिसका बेनिफिट जो होता है वो बहुत लंबे समय तक मिलता है, जैसे बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, व्हीकल्स इत्यादि जो होते हैं, ये सब जो है नॉन करंट एसेट्स में के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि नॉन करंट एसेट्स का जो लाभ होता है वो लंबे समय तक बना रहता है। बिल्डिंग को हम बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। भूमि जो होता है बहुत लंबे समय के लिए होता है, या तो रेंट पे लिए हैं या फिर अपना है, तो हमेशा के लिए रहता है। मशीनरी, व्हीकल्स जो भी है, इन सब का उपयोग हम लॉन्ग पीरियड के लिए करते हैं। ये सब बिजनेस को प्रमोट करने में हमें हेल्प करते हैं, और इनका जो बेनिफिट होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। और इस प्रकार ये सब जो हैं बिल्डिंग्स, मटेरियल्स, मशीनरी, ये सब जो हैं नॉन करंट एसेट्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है करंट एसेट्स। इसका बेनिफिट्स जो होता है शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। जैसे डेटर्स हो गया, कैश का आना जाना हो गया, बैंक बैलेंस हो गया। बैंक बैलेंस जो है अगर एफडी है और 1 साल से ऊपर के लिए है तो ये हो गया नॉन करंट एसेट्स। और वैसे बैंक बैंक बैलेंस जो है करंट्स में होता है, हमेशा लेना देना, सेविंग अकाउंट्स हो गया, इन सब का जो बैलेंस होता है वो आएगा करंट एसेट्स के अंतर्गत। अर्थात करंट एसेट्स का लाभ जो होता है 1 साल से कम के लिए होता है। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है? इस प्रकार का एसेट्स कि
वो होता है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता। वास्तव में ये एसेट्स होते ही नहीं हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट जैसे एडवर्टाइजमेंट करवाया 1 लाख का, हमें पता है कि हमें इसे 5 साल तक बेनिफिट होने वाला है, लेकिन इससे होगा या नहीं एक क्लियर नहीं है। और जो है इसे 1 लाख को हम हर साल 20,000 जो है दिखाते हैं खर्चा में। हर मतलब जो हम ऐड जो करवाते हैं वो हर साल जो है 20,000 का एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। इस तरह 5 साल के लिए उस खर्चा को दिखाया जाएगा। हर साल हम 20,000 रुपये दिखाएंगे। और इस एसेट्स को जो है फिक्टिटियस एसेट कहते हैं। आगे आपको बताते चलें, जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं उनका 2 नाम और होता है, टैंजेबल एसेट्स और इनटैंजेबल एसेट्स। जिन्हें देखा जा सके, टच किया जा सके, वो जो है नॉन टैंजेबल एसेट्स कहलाते हैं। बिल्डिंग्स, लैंड, फर्नीचर, मशीनरी जो होता है वो सब जो है टैंजेबल एसेट्स के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं और इनका जो लाभ होता है वो लंबे समय के लिए होता है। और दूसरा है इंटेंजिबल। ये जो है रेपुटेशन होता है, किसी कंपनीज का रेपुटेशन, गुडविल, सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स इत्यादि जो होते हैं वो सब होते हैं इंटेंजिबल एसेट, जिसे हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ओके, उसे हम फील कर सकते हैं। अगला पॉइंट है रिसीप्ट्स। रिसीप्ट्स रिसिप्ट्स क्या होते हैं? रिसिप्ट्स मतलब आपको कहीं से पैसा मिल रहा हो, मतलब आप पैसे को रिसीव कर रहे हो, चाहे आप गुड्स को बेचकर प्राप्त कर रहे हो, चाहे फर्नीचर को या फिर मशीनरी बेचकर पैसा प्राप्त कर रहे हो। तो इस प्रकार कहते हैं कि कैश की रिसिप्ट्स हुई, यानी कहीं से पैसा आया, पैसा मिला। रिसिप्ट्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स जो होते हैं इनका जो नेचर होता है वो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, जो हमें बार बार देखने को नहीं मिलता है। जैसे हम दुकान बेच दें तो इस प्रकार का जो रिसिप्ट्स हमें प्राप्त होगा वह जो है कैपिटल रिसिप्ट्स होगा और इसका नेचर नॉन रिकरिंग नेचर कहलाएगा। ऐसे रिसिप्ट्स जो बिजनेस से अलग होकर आ रही हों, जैसे लॉटरी लग गई हो या डोनेशन मिल गया हो, ये सब जो रिसिप्ट्स होते हैं और नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। हम दुकान तो बार बार बेचेंगे नहीं, बार बार लॉटरी लगेगी नहीं, बार बार कोई डोनेशन देगा नहीं। तो इस प्रकार का जो होता है रिसिप्ट्स वो कैपिटल रिसिप्ट्स होता है और इसके नेचर जो होते हैं नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स ये रिकरिंग नेचर की होती है, जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं और जो हमें बार बार देखने को मिलती हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स या रिकरिंग नेचर हमारे नॉर्मल बिजनेस में जनरेट होती हैं। जैसे अगर हम कोई सामान, जैसे कि पेन सेल किया और पेन को सेल करने पे जो हमें रिसीप्ट्स प्राप्त होती है वह रेवेन्यू तो होती है। इस प्रकार जो हमें किसी गुड्स को बेच करके जो भी हमें रिसीप्ट्स प्राप्त हुई वह हो गया रेवेन्यू। तो इस प्रकार की रिसिप्ट्स जो है रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है, जो कि नॉर्मल बिजनेस से जनरेट होती है और इसका जो नेचर होता है वो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है और जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है वो हमारे बिजनेस का पार्ट है। अगला पॉइंट है रे अगला पॉइंट है एक्सपेंडिचर।
कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनका जो नेचर होता है वो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। जैसा कि कैपिटल से ही, नाम से ही जाहिर है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए ही होगा, जिससे जिससे कोई एसेट्स रिक्वायर्ड है, कोई प्रॉपर्टीज बनाई जाती है, इसमें एसेट्स बनेगा और ये जो है रिकरिंग नेचर का खर्चा होता है। और जिससे एसेट बनता है वो जो है नॉन रेकरिंग नेचर का खर्चा होता है। मतलब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका नेचर नॉन रेकरिंग नेचर होता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जिसमें कोई एसेट्स रिक्वायर्ड होता है, कोई प्रॉपर्टीज बनाई जाती है, या जो है नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। जैसे आपको एग्जांपल देकर बताते हैं, जैसे कोई कंप्यूटर किसी कंपनीज में ख़रीदा गया, तो जो कंप्यूटर आया वो हो गया किस प्रकार का खर्चा, वो कैपिटल का हो गया, क्योंकि वो आया। और कैपिटल पर जो हम जैसे उसको रिपेयर कराना हुआ, उसको चार्ज करना हुआ, इस पर जो खर्चा किया गया वो किस प्रकार का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हो गया। मतलब कोई चीज़ हम बाई कर रहे हैं, कोई या फिर कोई चीज़ हम अ, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, बनाने पर जो खर्चा हो रहा है, कंपनी में कोई चीज़ यूज करने के लिए हमेशा के लिए, जैसे कोई गुड्स खरीदा गया, उसको सेल करने के लिए नहीं, बल्कि उससे हम कोई प्रोडक्ट तैयार करने के लिए, जैसे कोई मशीनरी खरीदा गया तो लॉन्ग टर्म के लिए हुआ, तो उस पर जो खर्चा हुआ मशीनरी खरीदने में वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कंपनी में कोई चीज़ यूज करने के लिए, बिजनेस में कोई चीज़ यूज करने के लिए, कोई हम मशीनरी खरीद लिए, व्हीकल्स खरीद लिए, कोई मोटर खरीद लिए, कुछ भी खरीद लिए, और तो उससे कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब उसको बिजनेस में यूज कर रहे हैं, ना कि उसको हम सेल करने के लिए ख़रीदे हैं। तो इस प्रकार का जो खर्चा हुआ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये जो है एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर का होता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे एसेट्स या प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने में जो खर्चा आता है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे कोई पर्सन है, उसने मोबाइल को बाई किया, तो यह हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत ही ईजी तरीके से बता रहे हैं। और अब इस मोबाइल को चार्ज करने के लिए या फिर इसको यूज करने के लिए मोबाइल को डेली बेसिस पे जो खर्चा आ रहा है वह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। जैसे कि उसको रिचार्ज करना हुआ, उसको चार्ज करना हुआ, तो इस पे जो खर्चा आ रहा वो क्या हो गया, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है, इसमें दोनों तरह का खर्चा होता है। इसे डेली करवाना पड़ता है और ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन इसका बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो इस प्रकार से ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। जैसे कि विज्ञापन, आपको बताते चले जो एक्सपेंडिचर के बेनिफिट हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी हैं, आपको बताते चलते हैं कि बेनिफिट जो होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसका जो नेचर होता है वो रेकरिंग नेचर का होता है। और कैपिटल रिजल्ट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसमें जो इसका रिजल्ट होता है वो एसेट्स होते हैं, मतलब संपत्ति होते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और इसका नेचर जो होता है वो रेकरिंग नेचर का होता है। ओके।
तो बस अगला पॉइंट देखते हैं, यह डिस्काउंट। डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, सेल डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। सेल को बढ़ाने के लिए या सेल को प्रमोट करने के लिए जो डिस्काउंट दिए जाते हैं उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। मतलब सेल को बढ़ाना। अगर कोई कैश में नहीं ले रहा हो तो उसे कैश पेमेंट कराने के लिए जो अतिरिक्त छूट दी जाती है उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। मतलब उधार से छुटकारा पाने के लिए और पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जाता है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और सेल जैसे बिक्री नहीं हो रही है तो उस पर हम कुछ छूट दे देते हैं, तो इससे क्या होता है, वो सामान जल्दी बिक जाएगा। तो सेल को बढ़ावा देने के लिए, सेल को प्रमोट करने के लिए जो डिस्काउंट दिए जाते हैं वो कहलाते हैं सेल डिस्काउंट। और जो कैश यानी कैश पेमेंट कराने के लिए जो डिस्काउंट दिए जाते हैं वो कहलाते हैं कैश डिस्काउंट। जो अलग से डिस्काउंट दिए जाते हैं सेल के अलावा, जो डिस्काउंट दिए जाते हैं, जैसे कोई बार बार उधार खरीद रहा हो, बाद में पेमेंट करेंगे, लेकिन अगर उससे कह दिया जाए कि आप अगर अभी पेमेंट कर रहे हैं, कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको इतने परसेंट का आपको लाभ होगा, तो वो क्या करेगा, वो तुरंत ही पेमेंट कर देगा। तो इस तरीके से उधार से छुटकारा पाने के लिए जो डिस्काउंट दिए जाते हैं उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। और सेल को प्रमोट करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको सेल डिस्काउंट बोलते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए आप लोग हमारे साथ। मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।